जय हिंद। मैं सुनील यादव। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने इतना सहयोग दिया, हमारे वीडियोस को देखा और अपने कमेंट्स वगैरह जारी किए। साथ ही साथ हाल ही में जिन विद्यार्थियों ने नोट्स मंगवाए थे उन्हें नोट्स मिल चुके हैं। उनमें से अनेक विद्यार्थियों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सभी ने मुझे धन्यवाद कहा है और यह कहा कि सिलेबस के अनुरूप ही है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो उन सभी के लिए मेरा धन्यवाद। साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ो उन्हें और इस बार ही सेलेक्ट हो जाना साहब। चलिए, तो इसके बाद में हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि इस बार हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट आए काफी दिन हो चुके हैं और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं भी हुआ है। जिनका हुआ उन्हें मेरी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आगे क्या, ठीक, क्यों नहीं हुआ, एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 2, आगे इसके लिए अब उनको क्या करना चाहिए, कैसी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन विषयों पर अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट कि जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि साहब वो अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ उन्हें दो हिस्सों में बांटकर हम देखना चाहेंगे, मैं देखना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट वन इज वे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकंड वन इज जिनका फर्स्ट से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं साहब, उन विद्यार्थियों को। रीजन यह है कि पहले अटेम्प्ट पर जो विद्यार्थी थे उनकी समस्याएं थोड़ी सी अलग रही होंगी, थोड़ी सी ज्यादा रही होंगी अपेक्षाकृत उन विद्यार्थियों जिनको काफी अनुभव है, उनकी अपेक्षा ये होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आने वाला है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे या कुछ समस्याएं ऐसी होंगी तो दोनों ही विद्यार्थियों को गई होंगी। तो उन विषयों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। द नेक्स्ट वन, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को क्या क्या दिक्कतें हुई हैं और सेकंड अटेम्प्ट वालों को क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। देखिए, पहला अटेम्प्ट वाले जिनका नहीं हुआ, थोड़ी सा ज्यादा दुखी मत हो अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि पहली बार में कई चीजों को देख पाना, वहाँ परफॉर्म कर पाना, पूरे सिलेबस को पढ़ पाना, कंटेंट का मिल पाने, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अभ्यास करना होना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो चलिए, नहीं हो पाया, हो जाता अच्छा होता, बट नहीं हो पाया कोई बात नहीं। अभ्यास से धीमे धीमे आपको आंसर राइटिंग वगैरह का भी आएगा कि हाँ कैसे क्या लिखना है, किस प्रकार से समय को मैनेज करना है, किन विषयों पर आप कहाँ क्या कमजोर हो गए, तो ये धीमे धीमे कुछ समझ विकसित होने वाली है। दूसरा पॉइंट, जो विद्यार्थी 2, 3, 4, 5 मेंस दे चुके हैं, यदि उनका नहीं हो रहा तो फिर उनके लिए चिंताजनक बात है कि बार बार आप उसी पैटर्न पर दे रहे हो, उसी तरीके से आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, वही टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है, उसे आप लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। या सीधी बात, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो तब भी नहीं हो रहा। चिंताजनक बात। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलतियां ऐसी हैं जो कि रह जा रही हैं। आपके लिए बड़ी ही माइनर गलती हो सकती है, शायद आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, स्वतः मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हो, ये सारी वजह हो सकती हैं। तो उन पर थोड़ी सा विचार करिए। साथ ही साथ 2019 का जो पेपर आया था थोड़ी सा लीक से हटके था, मैं तो बस यही कहूंगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ये है कि थोड़ी सा टफ पेपर था और पेपर 1, पेपर 2 वगैरह जैसे हम देखें तो मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खासकर 3 मार्क्स में हम देखेंगे, ज्यादा ऑप्शन नहीं थे आपके पास में। 100 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन थे उनमें 12 में से आपको 10 बनाने के लिए दिए हुए थे, पेपर 1 के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ी सा पेपर बिगड़ा है। लेकिन बड़े जो आंसर देखें हम 300 वर्ड्स एंड 50 मार्क्स वाले देखें तो वहां पर भी आपके पास में चॉइस थी। एक क्वेश्चन टफ था, एक क्वेश्चन थोड़ी सा ट्रेडिशनल था कि जिसको आप बना सकते थे। तो वह भी एक कारण कहीं ना कहीं रहा होगा, जैसा कि मुझे लगता है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा मेंस के अपने पेपर को देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था, आपने वहाँ क्या सोचा, किस तरीके से लिखा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता था, इन पर थोड़ा सा विचार करें। चलिए, तो ये कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिनके आधार पर आप अपना स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके आगे के बिंदु पर। मैं जो बताना चाहता हूँ आपको कि साहब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, दोनों विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले रहे हों, चाहे सीनियर विद्यार्थी रहे हों। देखिए, आगे की रणनीति के पहले कुछ बिंदुओं को क्लियर कर लीजिए आप। पहली बात, तो जिनका नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स भी है और उस प्रीलिम्स को पुनः क्वालिफाई आपको करना है, उसके पश्चात में मेंस है। ठीक, 2020 का रिजल्ट आने ही वाला है प्रीलिम्स परीक्षा का, ईश्वर करे हो जाए, वो एक अच्छी पॉइंट है। नहीं तो एमपीपीएससी 2021 का 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, वह भी आपको देना ही है, उसको भी क्वालिफाई करना, देन फिर से मेंस देना है। यानी 20 में भी आपको मेंस देने के लिए मिल जाए, ईश्वर करे, 21 में भी देने मिल जाए, यानी दो दो आपके मेंस हैं, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, एक तो कम से कम प्रीलिम्स आपका अगला है ही है, जो कि 24 अप्रैल को। तो इन बातों को थोड़ी सा ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। एग्जाम विद्यार्थियों का क्वालिफाई नहीं हो पाने की क्या वजह रही हैं, सभी विद्यार्थियों की अपनी अपनी अलग अलग अपने अपने तरीके से हो सकती हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किन स्टेप्स की जरूरत होती है, क्या क्या बिंदु होते हैं, मैं तो आपको वहां पर
वो बताना चाहूंगा साहब जी। सबसे पहला पॉइंट होता है जिसको लेकर विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत जाती है, वह होते हैं साहब नोट्स। सबसे पहला बिंदु होता है कि नोट्स ना होने के अभाव में या सिलेबस के अकॉर्डिंग ना होने के अभाव में प्लस गुणवत्ता परक ना होने के अभाव में विद्यार्थी कुछ भी पढ़ते रहते हैं। कुछ भी खरीद लिया अपन ने मार्केट से, बाजार में बहुत कुछ है, भरमार है साहब जी। कुछ भी ले आए अपन पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ रहे हैं, पूरा बिखर जाते हैं। पढ़ने के दौरान में घर पूरा लाइब्रेरी बन चुका है, एक एक सब्जेक्ट के लिए चार चार किताबें हैं, चार चार बुकलेट्स वगैरह हैं। इसका में ये अच्छा है, उसके में वो अच्छा है, कोई टॉपिक किसी के में अच्छा ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जाती हैं साहब। पहली दिक्कत क्या जाती है, दैट इज नोट्स की दिक्कत जाती है साहब जी। चाहे प्रीलिम्स की परीक्षा हो, चाहे मेंस की परीक्षा हो, 90% विद्यार्थियों के फेल होने की वजह यही होती है कि उनके पास में एक सही नोट्स नहीं होता, सही नोट्स का वो चयन नहीं करते साथी। ठीक, तो सबसे पहले दिक्कत हो जाती है प्रीलिम्स के लेवल पर भी, मेंस की। ये दोनों दिक्कतें आपकी हम दूर कर सकते हैं दोनों ही स्तरों पर। प्रीलिम्स के लेवल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेंस के भी नोट्स मिल जाएंगे। विद्यार्थियों को मैं भेजता रहा हूँ, विद्यार्थियों ने लिया, उससे लाभान्वित हुए हैं। प्रीलिम्स की ये बुकलेट्स ये आपकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिल्कुल एज पर आपके सिलेबस है। सारे सेक्शन उसमें दिए हुए सिवाय 8 यूनिट जो करंट अफेयर्स की है उसको छोड़ करके ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक, जो कि पढ़नी चाहिए, आपके पास में है अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बुक कहा था, मध्य प्रदेश का स्पेशली आपको पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति इत्यादि के अंदर मैंने बुक कही थी। सारी चीजें नोट्स में आपके कवर करने का प्रयास किया गया है, बेस्ट दिया हुआ है साहब उसमें, प्रीलिम्स के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर तो लाजवाब है। तो आप जब देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सर बिल्कुल एज पर सिलेबस हमको यही चाहिए था। ठीक, तो वो आपको मिल जाएगा। रही बात इन चीजों की, तो जो भी विद्यार्थी संपर्क करना चाहें वो कर सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोनों ही नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी साथ, तो वो समस्या हम आपकी हल कर सकते हैं। नोट्स वाली बात मैंने क्यों कही आपसे, देखिए होता क्या है कि नोट्स और टेक्स्ट बुक्स दोनों साथ में लेकर चलना पड़ती हैं। ठीक, विद्यार्थियों का डिसमैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलता है या उनके साथ में हो ही जाता, मजबूरी ही है, वो फंस ही जाते हैं और अंततः एग्जाम पास आते आते एक ऐसे जाल में वो फंस चुके होते हैं कि साहब उससे निकल पाना उनके लिए संभव नहीं होता और उनको ये लगने लगता है कि अब इस बार तो नहीं, अगली बार के मेज में हम अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। तो होता है किस कारण, नोट्स और बिखराव के कारण। पचासों चीजें पढ़ लेते हैं, पचासों चीजों को रिवीजन करना है, हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम के एक महीने पहले से स्थिति बिगड़ने लग जाती है, इतनी सारी बुकें हैं, कैसे रिवाइज करोगे, नहीं हो पाएगा। तब वहां पर आपको महत्व समझ में आता है नोट्स का, कि कोई ऐसा नोट्स आपके हाथ में होता जो कि एज पर सिलेबस होता, यानी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सारे सेक्शन एक ही बुकलेट में आपको मिल जाते, एक ही जगह पर मिल जाते। यानी कि पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे पॉवेट का सेक्शन हो, चाहे सोशियोलॉजी का सेक्शन हो, पेपर 2 का पेपर है आपका, उसमें ही सब कुछ आपको एक बुकलेट में मिल जाए, ऐसा आपके पास में होना चाहिए। नहीं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, फला सब्जेक्ट इस किताब से, ये सब्जेक्ट उस किताब से, वो सब्जेक्ट किसी और किताब से, किताबों में उलझ के रह जाते हैं। आपका एग्जाम के ठीक पहले रिवीजन नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कहलाता था। और पहला पेपर का तो फिर भी ठीक है, चल जाता है, रीजन कि पहले पेपर के पहले बहुत गैप है, बहुत समय है आपके पास में, उसके लिए आपने भरपूर सारी चीजें पढ़ ली। मेन जो आपका काउंटडाउन शुरू होता है वो पेपर 1 के पश्चात में, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो वहां पर आपको वैसे ही 24 घंटे के बाद में दूसरा पेपर है, कोई गैप मिला नहीं है। पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, रिवाइज करने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, थोड़ी बहुत हैंड रिटन बनाए भी हैं तो सफिशिएंट नहीं होते, सिलेबस उतना कवर नहीं कर पाते या उस गुणवत्ता से कवर नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत जाती है। ऐसे में लगता है कि साहब जो भी हमारा बेस्ट था कंटेंट, जो भी बेस्ट मुझे लग रहा था इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के लिए, वो एक जगह मिल जाता, तो आप कम से कम ये था कि हाँ एक ही बुकलेट पढ़ते और आगे बढ़ते हुए चले जाते साहब, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता। वहां पर आपको नोट्स के इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि पूरा का पूरा यूनिट वाइज 1 to 10 आपको एक जगह मिल जाए। वहाँ नोट्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मुझे केवल एक बुकलेट रिवाइज करनी है, 24 घंटे के बाद में मेरा पेपर 2 है, मेरा पेपर 3 है, मेरा पेपर 4 है। ठीक, 24 घंटे में से मैं बामुश्किल पढ़ सकता हूँ 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे साहब। मेरे पास में कंटेंट इतना होना चाहिए कि उस 8 घंटे में
पूरी की पूरी यूनिट उसके बेसिक पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, करंट अफेयर के साथ में अपडेटेड पॉइंट्स, तो सबके सब रिवाइज हो जाए, एक नजर भी आपकी पड़ जाएगी, तो भी आप पेपर वहां बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और यदि आपको ऐसा नोट्स मिल पा रहा है जो कि विथ ड्राफ्टिंग है, विथ एज पर सिलेबस है, बिल्कुल एक एक यूनिट पॉइंट वाइज दिया हुआ है आपको, 200 वर्ड्स के आंसर हों चाहे छोटे आंसर हों, वो सारी चीजें वहां पर दी हुई है, कवर किया है, तो वहां आपको इसका महत्व समझ में आता है। आप ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है नोट्स की, जो कि मैक्सिमम विद्यार्थी मिस कर जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ते रह जाते साहब। और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में होता क्या है कि कोई एक टॉपिक या कोई एक यूनिट, वो तो आपने 4 किताबों से पढ़ ली, लेकिन बाकी 9 यूनिट का क्या, 90% सिलेबस का क्या, उसको देख के भी नहीं जा पाते और लास्ट में स्थिति बनती है कि अब जो आएगा वही देखेंगे, अब यहाँ नहीं सोच रहे, ज्यादा विचार नहीं कर रहे। इसको स्ट्रैटेजी नहीं बोलते, इसको गलती बोलते हैं साहब। तो इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है साहब। तो बताने का आशय यही था कि नोट्स आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, और मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब वो नोट्स आप तक पहुंचेंगे, उससे आप सभी लाभान्वित होंगे और आप अपना सिलेक्शन लेंगे साहब। ठीक, तो आप चाहें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर सकते हैं, बेस्ट है वो, उसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। आगे बात करते हैं, सबसे पहली दिक्कत होती है नोट्स की। पॉइंट नंबर 2, दिक्कत जाती है इनको टेक्स्ट बुकों की। टेक्स्ट बुकें बाजार में जो उपलब्ध हैं या जो आपने पहले से जानते हैं उनको उठाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कितनी है, वही एम लक्ष्मीकांत, वही आपके रमेश सिंह इत्यादि वगैरह साथी। इसके अलावा भी एग्जामिनर कुछ और डिमांड करता है आपसे, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोकल के संदर्भ में। साथ ही साथ वो यह भी डिमांड करता है कि इन बुकों के पढ़ने के पश्चात में किस वे में आंसर को लिखा जाना चाहिए, वह भी लिखना चाहिए आपकी कॉपी पर, वो हो नहीं पाता साहब, वहां एक गलती हो जाती है। ठीक, तो नोट्स और टेक्स्ट बुक्स ये दोनों चीजें आपके पास में हो, प्लस उनको कैसे मैनेज करते हुए पढ़ना है, ये मार्गदर्शन होना चाहिए साहब जी। तो ये सबसे पहली दिक्कत होती है। इन दिक्कतों को दूर दो लोग कर सकते हैं, या तो आप खुद कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा, और चाहे तो आप एक अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहें, तो वो आपकी सारी दिक्कतें दूर कर सकता है, एक एक पॉइंट को पॉइंट आउट करके वो आपको बता सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होता है एक अच्छा मार्गदर्शक या मेंटर। तो अभी तक कुल 3 पॉइंट हुए। पहला आपसे कहा नोट्स, दूसरा आपसे कहा टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, तीसरा आपसे कहा मार्गदर्शक। मार्गदर्शक होने का फायदा ही है कि वो सारी चीजों को सुलझा करके सारी बातें आपको बता दे साथ ही। ठीक, तो यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन लीजिए। नहीं मिल पा रहा, हमारे संपर्क में आइए, बिल्कुल आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के बैच उपलब्ध हैं। मार्गदर्शक और आप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मैं कहूँगा, या मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा मैं। हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, वो कोई बात ही नहीं है। मार्गदर्शक या कोई भी कोचिंग संस्थान आपकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको थोड़ी सा कम कर देता है। जो काम आप 2 साल में करने वाले हैं उसको 4 महीने में समेट के रख देता है। आपकी खुद की गलतियाँ कई बार आप खुद मार्क नहीं कर पाते हैं कि हाँ, कहाँ पर क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, क्या मेरा प्लस पॉइंट है, क्या मेरा माइनस पॉइंट है, वो आपको सामने वाला व्यक्ति देखकर बता देता है। उनके पास में अनुभव भी होता है, तो आपकी मदद इस मामले में वो कर देते हैं। तो एक वजह ये होती है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसलिए इस बात का निर्णय आप अपने स्वाविवेक से लें। आप देख लें खुद की कैलिबर को या खुद की क्षमताओं को या पूर्व के अनुभवों को कि हाँ, आप कितना अकेले कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो बिल्कुल आप अकेले कीजिए। यदि लगता है कि नहीं साहब किया तो बट हो नहीं पाया, तो और ट्रायल मत करिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल अपन और लगा दें, वैसे ही वैकेंसी कम आ रही है। अच्छा सा मेंटर आप देख लीजिए। हमारे पास आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके पश्चात में होता है अगला पॉइंट सही स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी तैयारी के दौरान से लेके एग्जामिनेशन हॉल तक की स्ट्रैटेजी, वहाँ के परफॉर्मेंस तक की स्ट्रैटेजी। तो ये बिंदु होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो 4 पॉइंट हो गए आपके। द वेरी फर्स्ट वन, एज पर सिलेबस आपके पास में नोट्स। दूसरा होना चाहिए आपके पास में टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड उन्हें ही पढ़िए, एमपी स्पेशल की जो बुक्स बताई हैं उनको ही पढ़िए साथ में। तीसरा होता है मार्गदर्शक, एक अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि वो सारी चीजों को सिंप्लीफाइड बना देगा, आसान बना देता है। चौथा होता है कि आपके पास में खुद की रणनीति एक अच्छी होनी चाहिए, या मेंटर के द्वारा जो रणनीति बताई गई वो आपके पास में होनी चाहिए कि हाँ किस प्रकार से करें। मैंने कहा तैयारी के दौरान से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक, वहां तक की रणनीति आपके पास में होनी चाहिए साहब जी। अर्थात कितने घंटे पढ़ रहे हैं या पढ़ सकते हैं आप, पॉइंट नंबर 1। पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर की आंसर राइटिंग भी करनी है, उनको चेक भी करवाना है, उसमें सुधार भी करना है, उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड भी करना है। ये सब चीजें यदि खुद कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं तो बेस्ट है। यदि कोई गाइड है आपके पास में तो आप उसका सहारा
ले सकते हैं। कब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कितने दिनों में कर लेना है, उसका रिवीजन कितने दिनों में करना है, उसकी प्रैक्टिस कितने दिनों में कर लेनी है, ये सब रणनीति का हिस्सा है। कब चीज़ों को रिवाइज करना है, सप्ताह के 7 दिनों को आपने किस तरीके से बाँटा हुआ, 5 दिन आप नया पढ़ रहे हैं, 2 दिन आप रिवाइज कर रहे हैं, 6 दिन नया पढ़ रहे हैं, 1 दिन आप रिवाइज कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, शाम को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी बातें होती हैं, जो कि सही रणनीति के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट मोमेंट पर आपका कम से कम तीसरा रिवीजन, चौथा रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। अर्थात फॉर एग्जाम्पल कि मेंस को 4 महीने हैं, 3 महीने में आप फर्स्ट राउंड पूरा गुजर जाइए स्टडी करना, प्लस आंसर राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि साहब अगला जो 1 महीने बचा हुआ है, उस 1 महीने में से 20 दिन या 22 दिन आप पुनः सेकंड राउंड पर पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लें। और उसके बाद में होता है थर्ड डिवीजन, कि आपके पास में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो भी बचे हुए हैं एग्जाम को, कितने दिनों के भीतर पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाना। तो ये चीजें होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों का ये हो जाता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और मैं तो और सिंप्लीफाइड वे में बोलता हूँ कि प्रीलिम्स का एग्जाम मान लीजिए आपका मई के महीने में है, ठीक, या मेंस का मई के महीने में है। जो विद्यार्थी पूरा सिलेबस पढ़ के अप्रैल के महीने में बैठ जाएंगे, उसके बाद में केवल रिवीजन करते रहेंगे, पास सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं साहब, बाकी तो सब भीड़ ही है। 1 महीने पहले पूरा हाथ में होना चाहिए आपका। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हों साहब। नहीं तो उसके अभाव में आप भटकते रह जाते हैं, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट बना जाते हैं सही रणनीति, सेल्फ स्टडी अगला बिंदु होता है। सेल्फ स्टडी कि हाँ अभी अच्छे तरीके से पढ़ें, टेक्स्ट बुकों को सही तरीके से पढ़ें, कोचिंग में जो पढ़ाया गया है, जो आपको मेंटर बता रहे हैं उनको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सेल्फ स्टडी से आता है, तो वो तो बहुत जरूरी है ही, यानी आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। इसके बाद में होता है साथ ही टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास में दिन भर में कितने घंटे, आप उनको किस तरीके से बांट के रख रहे हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, जॉब में हैं, फ्री हैं, विद्यार्थी हैं केवल, ये सब बातें भी निर्भर करती हैं। यदि आपके पास में 10 घंटे हैं तो आप उसको सिंप्लीफाइड वे में बांट सकते हैं कि 6 घंटे में पढ़ाई करूंगा, 6 घंटे में से भी मुझे एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने, तो 2-2 घंटे के हिसाब से बाकी बचे 4 घंटे, 4 घंटे में से 2 घंटे में आंसर राइटिंग करने वाला हूँ। फिर भी उसके बाद में बच रहे हैं 2 घंटे, तो थोड़ी बहुत मैं गत जो वर्ष के पेपर रहे हैं और जो पुराना रहा है उसको रिवाइज करने का प्रयास करूंगा। थोड़ी सी ये रणनीति आपके पास में होनी ही चाहिए। जब आप इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलते हो और अपने द्वारा बनाए गए रोड मैप या प्लान को फॉलो करते हो, तो आपकी कभी सेलेक्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बना जाते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। आंसर राइटिंग को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत भ्रम होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, कंफ्यूजन होते हैं। लगता है कि हाँ कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और जाएंगे और लिखेंगे अपन, पर्याप्त हो जाएगा। देखिए ये केवल एक औपचारिकता है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो गलत जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर आपकी कॉपी में आपको भर भर के नंबर दिए जाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि सीधा सीधा पूरे में से पूरे नंबर दे दिए कॉपी चेक करके। ठीक, वहां कुछ भी नहीं बताया जाता कि कहाँ पर क्या कम लिखा, किस आंसर में क्या कमी थी, कौन सी चीजों को ऐड किया जा सकता था, ये सब कुछ भी नहीं बताया जाता। और यदि आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने बहुत गलत जगह किया हुआ है। आंसर राइटिंग की क्या ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, आप में क्या कमी रही, ये सारी बातें बताई जानी चाहिए। नहीं बताई जा रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। आप सिर्फ और सिर्फ कॉपियां भर रहे हैं, उन कॉपियों में फुल मार्क्स मिल रहे हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में वैसा नहीं हो पाता, नहीं विद्यार्थी के साथ में आपको दिक्कत होती है। तो रीजन ये है कि हर दिन उत्तरोत्तर सुधार करना पड़ता है, उसके लिए सही मेंटर तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि सही मार्गदर्शक हो तो सारी समस्याएं आपकी दूर कर देगा। नेक्स्ट बना जाते हैं, तो सही जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, देख लें जो आपको बताएं ना, उधर ज्वाइन करें। हमारे पास में भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, प्रीलिम्स की भी या मेंस की भी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उन तक की कॉपी चेक करते हैं, कितने अच्छे से विधिवत तरीके से चेक करते हैं, कैसे सजेशन देते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह बताते हैं, सुझाव देते हैं, क्या गलतियां की हैं, क्या कमियां की, वो सब बताते हैं। आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह हमारे इस पर पड़े हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे ये होगा कि आपको सुधार हो पाएगा कि साहब कहाँ क्या चीज लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, किस बात को कैसे कहना है, कैसे नहीं कहना है, ये हम सीख पाएंगे। कौन से ड्राफ्ट कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर कैसा डायग्राम बनाना है, ये सब चीजें आप सीख पाते हैं। तब आपके दिनों दिन सुधार आता है आंसर राइटिंग में। अदरवाइज औपचारिकताएं मात्र करना पर्याप्त नहीं होगा पास होने के लिए। यहाँ स्पीड आ जाएगी हमारी लास्ट में लिखने की, गुणवत्ता परक नहीं लिख के आओगे,
एग्जाम जो चाह रहा एग्जामिनर जो चाह रहा वो नहीं लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में परेशान भी आओगे। ठीक, हैंड राइटिंग भी अच्छी रखनी है, आंसर की क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, डायग्राम्स भी अच्छे रखने हैं, ड्राफ्टिंग भी अच्छी रखनी है, ना केवल पेपर 1 में बल्कि 6 पेपर नंबर तक अपने आप को विधिवत वहां रखना है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लंबी प्रक्रिया होती है साहब। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगला पॉइंट होगा पेपर का रिवीजन। सारा सेक्शन जितना आपने पढ़ा है वो एग्जाम के 20 दिन 1 महीने पहले आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। जैसा कि उदाहरण दिया, मई में एग्जाम है, अप्रैल में तैयारी करके आप बैठ जाइए साथी कि 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपको पूरा आप पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, उसके बीच में आप बैठ चुके हैं साहब, ये है मेरा तैयार। अब उसके बाद में जो भी आप कर रहे हैं तो रिवाइज ही कर रहे हैं साहब। तो ये आपका मेंस के टाइम पर भी ही होना चाहिए, अनिवार्य होता है कि पूरा का पूरा पढ़ लें। तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मिनट तक पढ़ते ही चले जा रहे हैं। कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल रास्ते में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बोले ये तो मैंने देखा ही नहीं है साहब जी, है ना, कि विनोबा भावे आने वाले थे, अपन पता चला उनके बारे में नहीं देखा, दीनदयाल उपाध्याय जी लास्ट मोमेंट पर तुम पढ़ते चले जा रहे रास्ते। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, बड़ा उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम के काफी पहले जो भी आपको सुटेबल लगे, चाहे 1 महीने, चाहे 15 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 20 दिन, उसके पहले पूरा तैयार करके रिवाइज करके बैठ जाइए साहब। ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट होता है इसका किसी भी एग्जाम को पास करने से कि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस। कई बातों को आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल की हड़बड़ाना नहीं है, करना नहीं है, धैर्य रखना है, अपने आप को वहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बैलेंस रखना है साहब जी। अनावश्यक भ्रांतियों में नहीं आना है, जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं पहले उनको ही बनाना चाहिए, टू द पॉइंट उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाइए साहब, कि आप इंट्रो ही बहुत लंबा खींच के बना रहे तो पता चला कि 100 शब्दों के उत्तर में आपने 50 शब्द का तो केवल इंट्रो बना दिया, 50 शब्द 60 शब्द का। तो ये सब नहीं करना है। 200 वर्ड्स का हो गया है नया पैटर्न साहब, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है, तब भी आपको इंट्रो इतना नहीं खींच देना है साहब। इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये अपने आप में इतने गहरे बिंदु हैं कि इन पर चर्चा करने के लिए अलग से एक वीडियो लगेगा, इसलिए इस पर अभी मैं बात उतनी नहीं कर रहा हूँ। तो ये बातें हैं, ये कुल स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आगे की रणनीति क्या हो उसको कंक्लूड कर देते हैं। पहला पॉइंट, जब आपके 2 एग्जाम हैं, प्रीलिम्स भी है प्लस मेंस भी है। दूसरा पॉइंट कि क्या क्या तैयार करें या किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बिंदु क्या क्या बताए हैं। पहला नोट्स, दूसरा बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स बताई, तीसरा मार्गदर्शक यानी कि मेंटर आपको बताया है, चौथा आपको सही रणनीति वाली बात कही है, पांचवा टाइम मैनेजमेंट का बात आपसे मैंने कही है कि उसका ध्यान रखेंगे, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करने वाले हैं। अगला आपसे रिवीजन के लिए कहा कि विधिवत समय पर उसका रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम से कितने समय पहले आपको बताया, जो भी आपको उचित लग रहा है उसको लेकर जरूर आप चलेंगे। प्लस अगला आपसे कहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने परफॉर्मेंस को बनाकर रखेंगे बेहतर। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करना है। मेंस की जो कुंजी है वह है मेंस की आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की कुंजी है साथ ही 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बार बार पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, उनको लिखने का, उनको प्रैक्टिस करने का 4 ऑप्शन है प्रीलिम्स के, तो ऐसा प्रैक्टिस करें। मेंस का आपको लिखना है तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें। और इन सब चीजों में इतनी जटिलता, इतनी सारी बातें हैं कि क्या क्या एक वीडियो में बता दें आप, जितना संभव हो पाता बता रहे हैं। बेहतर यह है कि क्लास ज्वाइन करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। सारी चीजों के लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी बातों में एक बात छूट जाती है, मैं आपको बताऊं। वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि साहब एग्जामिनर चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखे जाए, एक सही समझ विकसित करके आंसर लिखे जाए। एक सही आंसर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, हर टॉपिक पर ये व्यू अलग आएगा। किस बात को किस तरीके से लिखना है, किस बात को किस तरीके से नहीं लिखना है, कैसे नहीं कहना है, किस बात के प्रति आपको कैसी समझ विकसित करनी चाहिए, कितने अच्छे से सेंटेंसेस को बना करके वहां बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। हर टॉपिक में अलग अलग तरीके से आपको कंटेंट लगेगा, साफ समझ लगेगी, वो मार्गदर्शन लगेगा, तो वो अकेले ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। वह आ सकता है आपको हमारे पास, हमारे संपर्क में रहने से या क्लास में रहने से आदि, कि किस बात को, इस टॉपिक के इसी पॉइंट को आपको लिखना है तो ऐसे लिखिए, इस टॉपिक के इस पॉइंट को ऐसे मत लिखिएगा, नेगेटिव शब्दावली से आंसर की शुरुआत मत करिएगा, किस तरीके से करिएगा, क्या ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्या क्या बिंदु और हो सकते हैं, करंट को वहां पर कैसे ऐड करना है,
कौन सी बात को लिखा जा सकता है, करंट में ऐड करने के लिए 100 बात है, और 100 बातों में से अति महत्वपूर्ण 2 से 3 बातें कौन सी हैं, उसको कैसे ऐड किया जाए। ये आपको केवल तभी आ सकता है जब आप हमारी क्लास में रहे हों, उन टॉपिक्स को पढ़ा हो आपने। पढ़ने के दौरान में हम आपको क्लास में बताते हैं कि साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। इसके विभिन्न एस्पेक्ट ये भी हैं, इसके पक्ष आपको लग रहा है कि किताब में 6 पक्ष हैं इसके, लेकिन हम बता रहे हैं किताब 12 है। इनको इस वे में लिखने का प्रयास करना, इससे ना केवल आप कंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रस्तुत करेंगे, उसके फैक्ट को प्रस्तुत करेंगे, बल्कि उसका कोरिलेशन, उसका कॉन्सेप्ट भी प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी प्रस्तुत कर पाएंगे कि साहब उसको करंट से जोड़ करके हम कहाँ पर कौन से अच्छे वाक्य या बातें लिख सकते थे। उनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है साहब। वरना आंसर तो लगभग सभी विद्यार्थी लिख कर आते हैं, कम ही बच्चे छोड़ते हैं पेपर, पर पास कभी नहीं होते। एमपीपीएससी ने अपना स्तर बढ़ाया है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। तो थोड़ी सा उस चीज के लिए प्रिपेयर होइए, उस वे में तैयार करने का प्रयास करिए। तो ये कुछ बिंदु मैंने बताए मेंस को लेकर के इन शॉर्ट। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी आप संपर्क में रहें, इस पर और भी वीडियोस में बनाने का प्रयास करूंगा, देखेंगे और कुछ विषयों पर बात करेंगे, सिलेक्टिवली अपन टॉपिक पर बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों को क्वालिफाई हुआ है 2019 का मेंस, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं साहब। इंटरव्यू अब आपकी अगली स्टेज है। इंटरव्यू के लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप संपर्क कीजिएगा हमसे, जो भी बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन होगा, गाइडेंस होगा, बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अपने पास में क्लासेस उपलब्ध होती हैं, मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, सारी चीजें हैं, और अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। क्योंकि भटकाव बहुत होता है विद्यार्थियों में, नहीं वहाँ ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए, वैसे प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को, खासकर नए विद्यार्थियों में। इंटरव्यू अलग ही चीज है साहब, वहाँ इतना ज्यादा औपचारिकता चलती भी नहीं है, ना चलाई जा सकती है, ना आप उसको फॉलो कर सकते हैं साहब। आपको अन्य विषयों को वहाँ तैयार करना पड़ता है। कई बार तो बच्चे बिल्कुल बिगिनिंग में एंट्रेंस में और कपड़े और टाई पैंट ये सब तैयार करते रह जाते हैं साहब, बात इसके भी आगे वहाँ ये सब कोई इतना गौर नहीं करने वाला। वहाँ किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, कैसा क्या टेम्परामेंट रहता है। तो मैंने इतने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, तो उन अनुभवों को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ऊपरी तौर पर दिखावा या लगता है कि ऐसा होता होगा इंटरव्यू, जबकि रियल में होता क्या है वहां पर, वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। शायद आप उससे बहुत लाभान्वित हों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इन विषयों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स परीक्षा है। 2020 प्रीलिम्स का रिजल्ट आने ही वाला है, तो उसका मेंस भी होने ही वाला है, बिल्कुल टेंशन ना लें। अपनी तैयारी को और बढ़ाएं और नया आयाम दें और अच्छे से मेहनत कीजिए, ऐसे मैं आप सभी के लिए कामनाएं करता हूँ। प्लस प्रीलिम्स का बैच हमारे पास में चल ही रहा है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच उपलब्ध है हमारे पास में, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।